नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज की हमारी कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। अनीता, ओ अनीता, अरे भाई कहाँ हो तुम? देखो यह करेले का मसाला तो कच्चा ही रह गया। फिर हंसते हुए भूपेंद्र बोला, सतीश जी, जिस दिन कुक नहीं आती ऐसा ही कच्चा पक्का खाना बनता है। ये सब बातें करते भूपेंद्र यह भी भूल गया कि उनकी पत्नी अनीता कोई नौसिखिया दुल्हन नहीं बल्कि अधेड़ उम्र औरत है और अब वह है सास बनने वाली। और आज खाने की मेज पर जो मेहमान बैठे हैं वे उसकी होने वाली बहू के माता पिता हैं। अपनी मम्मी के हाथों में करेले पकड़ाते हुए आदित्य बोला, क्या जरूरत थी सोनाक्षी के मम्मी पापा को घर पर बुलाने की? आपको पता है ना पिताजी कैसे हैं? अनीता बोली, आदित्य बेटा अपना मूड खराब मत कर, उन सब के साथ जाकर बैठ, तब तक मैं ये करेले क्रिस्पी करके लाती हूँ। जैसे ही आदित्य किचन में अपनी माँ को करेले पकड़ा कर आया, भूपेंद्र बोला, भाई ये आदित्य तो अब तक मम्मा बॉय है, सोनाक्षी को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आदित्य बिना लिहाज किए बोल पड़ा, मैं ही नहीं पापा, सोनाक्षी भी मम्मा गर्ल ही बनेगी। तभी अनीता जी खिसियाते हुए डाइनिंग टेबल पर फिर से करेले की प्लेट लेकर आ गई। नारंगी और हरी तात कॉटन की साड़ी में अनीता बहुत ही सौम्य व सलीकेदार लग रही थी। खाना अच्छा ही बना हुआ था और डाइनिंग टेबल पर बहुत सलीके से भी लगा हुआ था, लेकिन भूपेंद्र जी फिर भी कभी नैपकिन के लिए तो कभी नमकदानी के लिए अनीता को टोकता ही रहा था। माहौल में इतना अधिक तनाव था कि अच्छे खासे खाने का जायका खराब हो गया। खाने के बाद भूपेंद्र अपने होने वाले समधी सतीश जी को लेकर ड्राइंग रूम में चला गया तो पूनम मीठे स्वर में अनीता जी से बोली, खाना बहुत अच्छा बना हुआ था और बहुत सलीके से भी लगा हुआ था, परंतु लगता है भाई साहब कुछ ज़्यादा ही परफेक्शनिस्ट हैं। अनीता की बड़ी बड़ी शरबती आंखों में आंसू दरवाजे पर ही अटके हुए थे। उन्हें पीते हुए धीरे से बोली, पूनम जी, पर मेरा आदित्य अपने पापा से एकदम अलग है, आपकी सोनाक्षी को कोई तकलीफ नहीं होने देगा। पूनम अच्छे से समझ सकती थी कि अनीता जी के मन पर क्या बीत रही होगी। आदित्य और सोनाक्षी दोनों रोहिणी के जयपुर गोल्डन आई हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और जैसे कि आजकल होता है, परिवार ने उनकी पसंद पर सहमति की मोहर भी लगा दी थी। आज विवाह की आगे की बातचीत के लिए पूनम और सतीश जी आदित्य के घर खाने पर आए हुए थे। भावी समधी भूपेंद्र जी का यह रूप उन्हें अंदर तक हिला गया। आदित्य का गुस्सा भी उनसे छिपा नहीं था। रास्ते में पूनम से रहा ना गया, इसीलिए सतीश से बोली, सब कुछ ठीक है, पर क्या तुम्हें लगता है कि आदित्य ठीक रहेगा अपनी सोनाक्षी के लिए? उसके पापा उसकी मम्मी का कितना अपमान करते हैं। लड़का ये सब देख कर बड़ा हुआ है। ऐसे में मुझे डर है कि कहीं आदित्य भी सोनाक्षी के साथ ऐसा ही व्यवहार ना करे। सतीश बोला, देखो हम सोनाक्षी को सब बता देंगे, उसकी ज़िंदगी फैसला भी उसी का होगा। इधर अनीता को लग रहा था कि कहीं भूपेंद्र के व्यवहार के कारण सोनाक्षी और आदित्य के विवाह में रुकावट ना आ जाए। आदित्य सोनाक्षी के मम्मी पापा के जाते ही अपने पिता पर उबल पड़ा। क्या जरूरत थी आपको सोनाक्षी के मम्मी पापा के सामने ऐसा व्यवहार करने की? भूपेंद्र बोला, घर मेरा है, मैं जैसे चाहूँ करूँगा, इतनी ही दिक्कत है तो अलग रह सकते हो, मेरे सामने ऐसे तेवर दिखाने की आवश्यकता नहीं। मैंने उन्हें ऐसा भी क्या कह दिया जो तुम इतना बुरा लग गया? आदित्य पैर पटकता हुआ अपने कमरे में चला गया। देर शाम आदित्य ने दरवाजे पर खटखट की। अनीता मुस्कुराते हुए बोली, आदित्य अंदर आ जाओ, खटखट क्यों कर रहे हो? आदित्य बोला, मम्मी पापा का यह व्यवहार और तुम्हारा चुपचाप सब सहन करना मुझे अंदर तक आहत कर जाता है। आज मैं सोनाक्षी के मम्मी पापा के सामने आंख भी नहीं उठा पाया, गुलाम बनाकर रखा हुआ उन्होंने मैं। अनीता आदित्य के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, आदित्य बेटा सिखा, तेरी छोटी बहन तो गोवा में मेडिकल की पढ़ाई कर रही है और तू शादी के बाद अलग घर ले लेना। आदित्य बोला, मम्मी और आप, मैं क्या इतना स्वार्थी हूँ कि आपको अकेला छोड़कर चला जाऊँगा?
अनीता उदास होकर बोली, बेटा मैं तो शापित हूँ इनके साथ रहने के लिए, पर मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि तुम या सोनाक्षी ऐसे डर के साथ जिंदगी व्यतीत करो। आदित्य का हॉस्पिटल जाने का समय हो गया था। आज उसकी नाइट शिफ्ट थी। अनीता आंखें बंद करके सोने का प्रयास करने लगी, पर नींद थी नहीं थी कि आंखों से कोसों दूर। आदित्य की शादी की उसके मन में कितनी उमंगें थी, लेकिन वह अच्छे से जानती थी कि हर बार गहने कपड़ों के लिए उसे भूपेंद्र के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा। भूपेंद्र कितनी खींचातानी करके विवाह के खर्चों को लेकर, और साथ ही साथ वह यह भी जोड़ेगा कि उसने आदित्य की मेडिकल की पढ़ाई में 25 लाख रुपए खर्च किए। अनीता का कितना मन करता था कि वह अपनी पसंद से कपड़े ले, लेकिन भूपेंद्र ही उसके लिए कपड़े खरीदता था, क्योंकि भूपेंद्र के हिसाब से अनीता को तमीज ही नहीं है अच्छे कपड़े खरीदने की। जब कोई भी अनीता के कपड़ों की तारीफ करता तो भूपेंद्र छूटते ही बोलता, मैं जो खरीदता हूँ ना, वरना ये तो अजीब कपड़े ही खरीदती और पहनती है। रिश्तेदार और पड़ोसियों को लगता था कि भूपेंद्र जैसा शाहखर्च कौन हो सकता है, जो अपनी पत्नी के गहने कपड़े पर इतना अधिक खर्च करता है। आजकल के ज़माने में ऐसे पतियों की कमी नहीं, जिन्हें पत्नियों के शौक पूरा करने के लिए एक पैसा खर्चना भी अच्छा नहीं लगता। अनीता कैसे समझाए किसी को कि गहने कपड़ों से अधिक महत्व सम्मान का होता है। यह जरूर था कि भूपेंद्र अपने काम का पक्का था, इसीलिए दिन दूनी और रात चूनी उन्नति कर रहा था। उन्नति के साथ साथ उसका अहम भी सांप के फन की तरह फुंकारे मारने लगा था। शादी के कुछ वर्षों बाद ही अनीता के कानों में भूपेंद्र के अफेयर की भनक लगने लगी थी, पर जब भी अलग होने की सोचती तो आदित्य और शिखा का भविष्य दिखने लगता। कैसे पढ़ा पाएगी वह दोनों बच्चों को दिल्ली जैसे शहर की इस विकराल महंगाई में? नालायक ही सही, पर सिर पर बाप का साया तो रहेगा। अनीता के हथियार डालते ही भूपेंद्र उस पर और हावी हो गया था। रात दिन वह अनीता को कोसता रहता था, पर अब उस हिमशिला पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। घर दो हिस्सों में बट गया था। एक पाले में थे अनीता आदित्य और दूसरे पाले में था भूपेंद्र। शिखा आज के दौर की स्मार्ट लड़की थी, इसलिए वह किसी भी पाले में नहीं थी। वह अपने हिसाब से पाले बदलती रहती थी। आदित्य बेहद ही संवेदनशील युवक था। रात दिन के तनाव का प्रभाव आदित्य पर पड़ रहा था। 30 वर्ष की कम आयु में आदित्य को हाइपरटेंशन रहने लगी थी। आदित्य जैसे ही अस्पताल पहुंचा, सोनाक्षी वहीं खड़ी थी। सोनाक्षी धीमे स्वर में बोली, आदित्य कल ड्यूटी के बाद मुझे तुमसे जरूरी बात करनी। आदित्य को पता था कि सोनाक्षी क्या कहना चाहती। सुबह आदित्य और सोनाक्षी जब कैंटीन के में आमने सामने थे तो सोनाक्षी बोली, आदित्य देखो, मुझे गलत मत समझना, पर मैं ऐसे माहौल में एडजस्ट नहीं कर सकती। क्या हम विवाह के बाद अलग फ्लैट लेकर रह सकते हैं? आदित्य बोला, सोनाक्षी मुझे मालूम है तुम अपनी जगह सही हो, पर मैं अपनी मम्मी को अकेले उस घर में नहीं छोड़ सकता। सोनाक्षी बोली, अगर तुम्हारी मम्मी हमारे साथ रहना चाहती हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। जब आदित्य ने यह बात घर पर बताई तो भूपेंद्र गुस्से से आग बबूला हो उठा था। गुस्से में बोला, तुम्हारा तो यह ही होना था गोबर गणेश, जो लड़का माँ का पल्लू पकड़कर चलता है वह पत्नी के इशारों पर ही नाचेगा। आदित्य बोला, पापा आप चिंता ना करो, आपको मुझसे और मम्मी से बहुत प्रॉब्लम है ना, तो मैं मम्मी को भी अपने साथ लेकर जाऊंगा। ऐसा लगता है घर नहीं बल्कि एक जेल है और हम सब कैदी। भूपेंद्र दहाड़ उठा, हाँ यह जेल है ना, तो रिहाई की भी कीमत है। अपनी माँ को क्या ऐसे ही लेकर चला जाएगा? वह मेरी पत्नी है। और सुन लड़के, तेरी पढ़ाई पर 25 लाख रुपए खर्च हुए, पहले 25 लाख वापस देना और फिर अपनी माँ को लेकर जाना। आदित्य के विवाह की तिथि निश्चित हो गई थी। भूपेंद्र न चाहते हुए भी जोर शोर से तैयारियों में जुटा हुआ था। जब नवयुगल हनीमून से वापस आ जाएंगे तो वे अलग फ्लैट में शिफ्ट हो जाएंगे। आदित्य किसी भी कीमत पर अपनी माँ को अकेले उस यातना ग्रह में नहीं छोड़ना चाहता था। इसीलिए आदित्य ने किसी तरह से 25 लाख रुपए का बंदोबस्त कर लिया था। विवाह बड़ी धूमधाम से संपन्न हो गया था। 14 दिन बाद आदित्य और सोनाक्षी सिंगापुर से घूमकर लौट आ गए थे। आदित्य ने अपनी माँ को सूचित कर दिया था कि वह अपना सारा साजो सामान लेकर उनके पास आ जाए, लेकिन माँ का फ़ोन आया कि आदित्य रविवार को एक बार घर आ जा बेटा, उसके बाद ही अनीता आदित्य के पास रहने आ जाएगी। आदित्य को लग रहा था कि शायद माँ को निर्णय लेने में मुश्किल हो रही, या फिर पापा उन्हें ताने मार रहे होंगे। जब आदित्य और सोनाक्षी घर पहुंचे तो देखा घर पर मरगट सी शांति छाई हुई थी। आदित्य ने देखा माँ बहुत थकी थकी लग रही थी। आदित्य बोला, मम्मी कमाल करती हो तुम,
आज भी पापा के कारण निर्णय नहीं ले पा रही हो। आप चिंता मत करो, मैंने 25 लाख रुपए का बंदोबस्त कर लिया है। अनीता बोली, बेटे तेरे पापा को 5 दिन पहले लकवा मार गया था। रात दिन वे बिस्तर पर ही रहते हैं। अब बता उन्हें ऐसी स्थिति में छोड़कर कैसे आ सकती हूँ। इससे पहले आदित्य कुछ कहता सोनाक्षी बोल उठी, मम्मी आप यहीं रहिए, हम एक के बजाय 2 नर्स ड्यूटी पर लगा देंगे। आदित्य तुम ये पैसे मम्मी को दे दो, पापा की अच्छी देखभाल हो जाएगी। सोनाक्षी को लग रहा था कि कहीं आदित्य अपनी माँ की ममता के कारण फिर से इसी घर में वापस लौटने का निर्णय ना ले ले। आदित्य बोला, मम्मी नर्स का इंतजाम मैं कर दूंगा, आप चलो यहाँ से, बहुत कर लिया आपने पापा के लिए। अनीता बोली, आदित्य बेटा तुम मेरी चिंता मत कर, पर मैं तुम्हारे पापा को इस हाल में छोड़कर नहीं जा सकती। आदित्य बोला, मम्मी कब तक तुम पापा के कारण जिंदगी से दूर रहोगी। अनीता बोली, बेटा तू खुश रहे, मैं तो इस साथ के लिए शापित हूँ। पहले मानसिक यातना भोगती थी, अब अकेलापन भोगने के लिए शापित हूँ। आदित्य बोला, मम्मी यह शापित जीवन आपने खुद ही चुना है अपने लिए। सामने खुला आकाश है, पर आपको इस पिंजरे में ही रहना पसंद है। यह कहकर आदित्य 25 लाख रुपए मेज पर रखकर तीर की तरह वहां से निकल गया। अनीता भारतीय नारी, उसे तो अपने पतिव्रता धर्म का पूरा पालन करना ही था। आदित्य का गुस्सा ठंडा हुआ तो वह बीच बीच में अपने माता पिता की खबर लेने आता रहा। इस तरह कुछ दिनों बाद भूपेंद्र ने यह संसार छोड़ दिया, परंतु अंतिम समय में उनके चेहरे पर पश्चाताप साफ झलक रहा था। भूपेंद्र की मृत्यु के बाद अनीता अपने बेटे बहू के साथ रहने लगी। तो दोस्तों आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आशा करता हूँ आपको कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान और जय किसान।